दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अभी आपको ये बताने वाला हूँ कि हमारे देश भारत ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है कि मानवता सबसे पहले होता है। हमने 23 पाकिस्तानियों की जान बचाई है। इस वीडियो के माध्यम से पूरा विस्तार से मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले मैप को देखते हैं, मैप को समझते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत, ये है हिंद महासागर, जिसका नाम हमारे देश भारत पर ही पड़ा है क्योंकि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान भी है। दिस इज़ कॉल्ड इंडियन ओशन, दिस इज़ इंडिया। हमारे देश भारत से पश्चिम में पाकिस्तान है, ये है ईरान, और आगे यहाँ पर लोकेशन है यूएई का यानी संयुक्त अरब अमीरात, ये ओमान है। और ये जो पूरा का पूरा लोकेशन आपको दिख रहा है इसका नाम है यमन, और इसके अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग तरह का कंट्रोल है। ये जो लोकेशन दिख रहा है यहाँ पर यमन की सरकार का नियंत्रण है, यानी कि यमन का जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सरकार है उसका कंट्रोल यमन के इस हिस्से पर है, और पूरा का पूरा यमन ये है। यमन का जो पश्चिमी हिस्सा है जो लाल सागर के किनारे स्थित है, यहाँ पर हुतियों का कंट्रोल है, ये लाल सागर है। और ये जो रीजन आपको दिख रहा है यानी कि हुतियों के कंट्रोल वाला जो एरिया है उसके दक्षिण में ये जो लोकेशन दिख रहा है, यहाँ पर कंट्रोल है एसटीसी का। एसटीसी का फुल फॉर्म हुआ साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, और इसको सपोर्ट किया जाता है यूएई के द्वारा। ये लाल सागर है, और लाल सागर में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हाल के दिनों में पैदा किया गया है हुती विद्रोहियों के द्वारा। ये पूरा का पूरा अफ्रीका महादेश है। अफ्रीका महादेश का एक छोटा सा देश है जिबूती, जहां पर चीन का नेवल बेस भी है। यह है सोमालिया, यहाँ पर लोकेशन है अदन की खाड़ी का, और यह है सोकोट्रा आइसलैंड, यानी कि ये एक जमीन का टुकड़ा है जो चारों तरफ से अदन की खाड़ी से घिरा हुआ है। अब सवाल यह है कि सोकोट्रा आइसलैंड पर किसका कंट्रोल है। दोस्तों अगर आप लोग गूगल करेंगे तो वहां पर आपको यह दिखेगा कि सोकोट्रा आइसलैंड पर यमन का कंट्रोल है, लेकिन यमन के अलग अलग हिस्से पर तो अलग अलग तरह का कंट्रोल है। एक्चुअली में सोकोट्रा को कंट्रोल किया जाता है एसटीसी के द्वारा, यानी कि साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के द्वारा। दोस्तों आज के वीडियो के मुख्य टॉपिक पर हम आएंगे, उसके पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑपरेशन संकल्प का। ऑपरेशन संकल्प का शुरुआत भारतीय नेवी के द्वारा 23 दिसंबर को किया गया। आखिर कहां पर किया गया और क्यों किया गया? तो ऑपरेशन संकल्प का शुरुआत भारतीय नेवी के द्वारा 23 दिसंबर से ही कंटिन्यू है, और ये जो लोकेशन है जहां पर ऑपरेशन संकल्प को चलाया जा रहा है वो है ये वाला रीजन। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? भारतीय नेवी के द्वारा ऑपरेशन संकल्प को क्यों शुरू किया गया? क्योंकि यहाँ पर लोकेशन रशिया का है। रशिया से भारत बड़े स्तर पे क्रूड ऑयल यानी कच्चा पेट्रोलियम खरीदता है। वो क्रूड पेट्रोलियम इसी रास्ते से आता है, यानी लाल सागर होते हुए अदन की खाड़ी होते हुए ही भारत आता है। इसके अलावा भारत का यूरोप के साथ जो व्यापार है, चूंकि यहाँ पर यूरोप है तो वो अदन की खाड़ी और लाल सागर होते हुए ही वो ट्रेड का रास्ता है। अब चूंकि हुती विद्रोहियों के द्वारा नवंबर दिसंबर के बाद इस पूरे रीजन में एक डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया गया है। हुती विद्रोहियों को देखा देखी जो सोमालिया पायरेट्स थे जो कहीं ना कहीं दबे हुए थे, वो भी अब अपना प्रभाव इस रीजन में दिखाना शुरू कर दिए थे। तो ऐसे में इस रीजन को सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय नेवी के द्वारा ऑपरेशन संकल्प शुरू किया गया, जिसके बाद कई भारतीय वारशिप का तैनाती इस रीजन में कर दिया गया है। दोस्तों अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज तारीख 30 मार्च है, 30 मार्च 2024, और ये जो ऑपरेशन संकल्प है इसका शुरुआत हुआ था 23 दिसंबर को, यानी कि 3 महीना से भी ज्यादा समय से ऑपरेशन संकल्प भारतीय नेवी के द्वारा चलाया जा रहा है। ऑपरेशन संकल्प के तहत हर तरह का सुरक्षा भारतीय नेवी के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। जो यात्रियों को ले जाने वाले समुद्री जहाज या उसके अलावा सामानों की ढुलाई करने वाले जो समुद्री जहाज है, उन सभी की सुरक्षा भारतीय नेवी के द्वारा इस रीजन में प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके अलावा ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नेवी के द्वारा अभी तक यानी 23 दिसंबर से लेकर अभी तक 100 से भी ज्यादा लोगों की जानें बचाई गई हैं। चलिए अब वर्तमान मुद्दा पर आते हैं। अभी का जो मैटर है वो यही है कि एक ईरानी जहाज था, एक ईरानी समुद्री जहाज था जिस पर चालक दल के 23 पाकिस्तानी लोग सवार थे। ये क्या कर रहे थे? ये मछली पकड़ने का काम कर रहे थे। दोस्तों ये जो रीजन आपको दिख रहा है, चाहे सऊदी अरब के आसपास का रीजन हो, चाहे ईरान का जो तटीय भाग है, पाकिस्तान का तटीय भाग है, या भारत का तटीय भाग है, यहाँ पर समुद्र में मछली पकड़ना एक आम बात है। कई बार ऐसा होता है कि जो मछुआरे हैं वो अपनी नाव को लेकर, अपनी जहाज को लेकर समुद्र में काफ़ी अंदर गहराई तक चले जाते हैं। तो अभी ये जो मैटर हुआ, ईरानी जहाज था, उस जहाज का नाम था अलकम्बर, उस पर चालक दल के 23 पाकिस्तानी लोग सवार थे। ये लोग मछली पकड़ते पकड़ते पहुंच जाते हैं, मछली की तलाश में पहुंच जाते हैं ये जो सोकोट्रा आइसलैंड है, जिस पर साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल जो यमन का है उसका कंट्रोल है। तो इसके करीब वो पहुंच जाता है ये जहाज अलकम्बर। अलकम्बर जहाज जैसे ही सोकोट्रा आइसलैंड के करीब पहुंचता है, सोमालिया के जो पायरेट्स हैं वो उन पर अटैक कर देते हैं और उनका जो जहाज है उसको हाईजैक कर लेते हैं। चूंकि आज 30 मार्च है,
आज से एक दिन पहले 29 मार्च 2024 को भारतीय नेवी जिसका तैनाती इस रीजन में है उसको पता चलता है कि ऐसा मैटर है, यानी एक ईरानी जहाज है उसको हाईजैक कर लिया गया है सोमालिया के पायरेट यानी समुद्री लुटेरों के द्वारा। उसके बाद भारतीय नौसेना एक ऑपरेशन का शुरुआत करती है। सबसे पहले अलकंबर जहाज के पास INS सुमेधा पहुंचता है। चूंकि जो अलकंबर जहाज है इसी पर सोमालिया के पायरेट भी थे और साथ ही साथ 23 पाकिस्तानी नागरिक भी यहाँ पर थे। INS सुमेधा यहाँ पर पहुंचा, उसके कुछ ही समय के बाद INS त्रिशूल भी यहाँ पर पहुंच जाता है। अगर INS सुमेधा की बात किया जाए तो ये एक गश्ती जहाज है, जबकि INS त्रिशूल की बात किया जाए तो ये एक फ्रिगेट है। फ्रिगेट का मतलब होता है एक ऐसा समुद्री जहाज जिसका साइज थोड़ा छोटा हो, जिसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो और वो तेज़ी से दाएं बाएं मुड़ सकता है। ये एक्चुअली क्या करता है, बड़े समुद्री जहाज़ों को सुरक्षा प्रोवाइड करता है। चाहे वो INS सुमेधा हो चाहे INS त्रिशूल हो, दोनों पर मॉडर्न इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, रडार लगा हुआ है और जो मॉडर्न लेटेस्ट सेंसर है दोनों पर ही लगा हुआ है। तो अब अलकंबर को घेर लिया गया INS सुमेधा और INS त्रिशूल के द्वारा। देखिए दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि जो सोमालिया पायरेट्स यहाँ पर थे उनके पास आधुनिक वेपन्स भी थे, तो ऐसे में डील करना काफ़ी आसान नहीं था। यहाँ पर भारतीय नेवी ने इन दो समुद्री जहाज़ों INS सुमेधा और INS त्रिशूल के माध्यम से इन पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। आपको यह भी समझना होगा कि आपको अपने दुश्मन से 20 नहीं साबित होना है। अगर आपका दुश्मन 19 है तो आपको 20 गुने 5 100 साबित अपने आप को करना होगा। और भारतीय नेवी के जो दोनों समुद्री जहाज है उस पर पूरा मॉडर्न इक्विपमेंट्स लगा हुआ है। तो ओवरऑल इस तरीके से एक प्रेशर क्रिएट किया गया सोमालिया के पायरेट्स के ऊपर और इस तरीके से फाइनली 23 पाकिस्तानी लोगों को बचा लिया गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। दोस्तों सोमालिया के जो पायरेट्स हैं वो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो लोगों को मार भी सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में ये बात करते हैं कि आगे क्या करने की आवश्यकता है। ये जो रीजन है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि सोमालिया के डकैतों के द्वारा ये जो हमला हुआ, समुद्री डकैतों के द्वारा ये जो हमला हुआ ये लास्ट हमला है, ऐसा नहीं है। उन लोगों का ये आदत ही बना हुआ है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में इस रीजन को काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव घोषित करने की आवश्यकता है। पहले भी ये सेंसिटिव रीजन था, उसके बाद अमेरिका और रशिया की नेवी के द्वारा यहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद सोमालिया के जो समुद्री डकैत है उनका हमला में काफ़ी कमी आया था। लेकिन जब से हूथियों के द्वारा लाल सागर में हमला वगैरह शुरू किया गया है उसके बाद सोमालियाई जो पायरेट्स हैं उन्होंने भी अपना पांव इस रीजन में तेज़ी से पसारना शुरू कर दिया है। तो अब करने की आवश्यकता क्या है? अब करने की आवश्यकता यह है सिर्फ भारत ही नहीं, जो बाकी देश है जैसे कि अमेरिका, रशिया, चाइना, सबको अपना जिम्मेदारी इस रीजन में निभाना चाहिए। क्योंकि यहाँ से जो समुद्री जहाज गुजरता है सिर्फ भारत का ही थोड़े गुजरता है। इसके अलावा और क्या किया जाने की आवश्यकता है? चूंकि सोमालियाई पायरेट्स के द्वारा जो किडनैपिंग वगैरह का काम किया जा रहा है वो सोकोट्रा आइसलैंड के आसपास के रीजन में ही किया जा रहा है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सोकोट्रा आइसलैंड में अलग अलग देशों की जो नेवी है उनका तैनाती कर दिया जाए?